जय हिंद दोस्तों। सिविल सर्विसेज 2020 प्रीलिम्स के हिस्ट्री सेक्शन की एनालिसिस कर रहे हैं और लास्ट के 2 पार्ट में हमने काफ़ी सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन को कवर किया है। नाउ ये हमारा 3rd पार्ट है। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द विठल विध्वंसक द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव द अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट ऑडियंस वाज पब्लिश्ड बाय। यानी जो पहला मंथली जर्नल जिसमें जो टारगेट ऑडियंस है वो अनटचेबल पीपल्स हैं, ये जो विठल विध्वंसक है ये किनके द्वारा पब्लिश किया जाता था। ऑप्शन है हमारे पास गोपाल बाबा वालंकर, ऑप्शन बी है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी है मोहनदास करमचंद गांधी और ऑप्शन डी है भीमराव रामजी अंबेडकर। देखिए ये 2020 का क्वेश्चन है और उस टाइम पे किसी भी स्टैंडर्ड सोर्सेज में आपको ये टॉपिक कवर नहीं मिलेगा। बाद में जो स्पेक्ट्रम का एडिशन आया उसमें इस टॉपिक को भी कवर किया गया। तो आइए फिर हम लोग इस टॉपिक को पूरा अच्छे से कवर कर लेते हैं। देखिए गोपाल बाबा वालंकर के बारे में बताया जा रहा है, ऑल्सो नोन एज गोपाल कृष्णा। इन्हें पायोनियर माना जाता है अनटचेबल पीपल के अपलिफ्टमेंट के मूवमेंट के पर्सपेक्टिव से, और ही वर्कड अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। और इन्होंने एक्सपेंड किया फुलेज की थ्योरी है जो आर्यन इन्वेजन को उन्हें, और बताया कि जो इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया वर एक्चुअली द अनटचेबल पीपल एंड दैट कास्ट वाज क्रिएटेड बाय द इन्वेडिंग आर्यंस टू सब्जिगेट एंड कंट्रोल द इंडिजिनस पीपल। तो इस तरीके से आर्यन थ्योरी के विषय में बताया जा रहा है। और इन्होंने फाउंड किया अनार्य दोष परिहार मंडली। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, आगे इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। वालंकर बिकेम द फर्स्ट दलित टू लॉन्च अ न्यूज़पेपर द विठल विध्वंसक, यानी डिस्ट्रॉयर ऑफ ब्राह्मणिकल और सेरेमोनियल पॉल्यूशन। तो इस तरीके से गोपाल बाबा वालंकर के द्वारा न्यूज़पेपर प्रकाशित किया गया विठल विध्वंसक। स्पेक्ट्रम की जो न्यू वाली एडिशन है उसमें इस तरह के और भी काफ़ी सारे फैक्ट्स कंपाइल किए गए हैं। तो आप न्यू एडिशन ही ट्राई करें कि उन चैप्टर्स को एटलीस्ट कवर करें। बहुत ज़्यादा एडिशन नहीं हुआ है, इस तरह के कुछ और जो सोशल मूवमेंट है, सोशो रिलीजियस मूवमेंट, उन्हें एक्स्ट्रा कवर किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है और ये टफ क्वेश्चन था, काफ़ी टफ है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म्स कुल्य वप एंड द्रोण वप डिनोट। यानी भारतीय इतिहास के संदर्भ में आपको बताना है कि कुल्य वप और द्रोण वप क्या दर्शाता है। क्या ये कोई लैंड का मेजरमेंट है, या कोई सिक्के हैं अलग अलग मॉनेटरी वैल्यू के, अर्बन लैंड की क्लासिफिकेशन है, या कोई किसी प्रकार का रिलीजियस रिचुअल है। क्वेश्चन के सोर्स की बात करें तो अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड ईयरली मेडिवल इंडिया फ्रॉम द स्टोन एज टू द 12th सेंचुरी। ऑथर हैं उपिंदर सिंह। काफ़ी फेमस बुक है हिस्ट्री ऑप्शनल्स के लिए, और वैसे नॉर्मल जो जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है वो इस बुक को नहीं कवर करते हैं जनरली, बिकॉज ये काफ़ी बल्कि है। बट देखिए प्रीलिम्स में ऐसा है कि कभी कभी क्वेश्चन अदर बुक से भी आते हैं, उन क्वेश्चंस को स्किप करना ही ज़्यादा बुद्धिमानी होती है, बिकॉज ऐसे टॉपिक्स को कवर करना काफ़ी डिफिकल्ट है बाकी सोर्सेज से। देखिए इस बुक में काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा कि कुछ कीवर्ड्स की एटलीस्ट आपके पास नोट्स होने चाहिए, बिकॉज ये बुक काफ़ी अच्छी है कीवर्ड्स कवर करने के लिए। और सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में हिस्ट्री में काफ़ी सारे कीवर्ड से क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। वैसे मेरे पास भी ये फाइल है कीवर्ड्स की, वो मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से भी आप कुछ इंसाइट्स ले सकते हैं। टाइप्स ऑफ लैंड, लैंड मेजर एंड लैंड टेन्योर के बारे में बताया जा रहा है। नीति सार के विषय में बताया गया है। नीति सार एक पुस्तक है, आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि नीति सार के ऑथर कौन है। तो देखिए यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है इस बुक में कैटल रियरिंग, फार्मिंग और ट्रेड, इन 3 को सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड के रूप में ऑफ द वैश्या, एंड अर्जेस द काइंड टू इंश्योर दैट दोज प्रोफिशिएंट इन दीज एक्टिविटीज़ आर फ्री फ्रॉम वांट। और भी बहुत सारी बातें, जैसे अमर कोश के अकॉर्डिंग 12 टाइप ऑफ लैंड के बारे में बताया गया है। उर्वर लैंड जो कि फर्टाइल होती है, ऊसर लैंड जो कि बैरन होती है, मरु जो कि डेजर्ट है, अपराहत यानी फेलो लैंड, साधवल यानी ग्रेसी लैंड, पंकिला यानी मडी लैंड। दोस्तों ये क्वेश्चन वैसे जम्मू कश्मीर PSC में भी पूछा गया रिसेंटली। गुप्ता लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के रेफरेंस में जो टर्म है मरु और पंकिला क्या डिनोट करते हैं। तो ऑफ कोर्स इसका आंसर होगा लैंड क्लासिफिकेशन। लैंड मेजरमेंट यूनिट ये नहीं है, इसका आंसर लैंड क्लासिफिकेशन है, बिकॉज हमने काफ़ी तरीके के लैंड्स देखे, उसमें मरु और पंकिला भी है। तो कभी कभी स्टेट PSCs में ऐसे की टर्म वाले डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आगे हम लोग डायरेक्टली अपने क्वेश्चन के जो सोर्स है उस पर आते हैं। देखिए जो लैंड मेजर है ईस्टर्न इंडिया में, उसमें इंक्लूड होता है अर्धवप। अर्धवप का मतलब है 3/8 से लेकर ½ एकड़ तक। द्रोणवप जिसमें 1.5 से लेकर 2 एकड़ तक देखने को मिलेगा। और तीसरा है कुल्यवप। तो कुल्यवप में 12 से लेकर 16 एकर्स तक के लैंड देखने को मिलेंगे। और इसी तरीके से और भी काफ़ी तरीके के लैंड मेजरमेंट्स के बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा फिर? ऑप्शन ए, मेजरमेंट ऑफ लैंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो वैसे काफ़ी आसान क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि कौन से रूलर एडवाइस करते हैं अपने सब्जेक्ट्स को यानी अपनी प्रजा को इंस्क्रिप्शन के थ्रू, और लिखते हैं ये कि हु सो एवर प्रेजेज हिज रिलीजियस सेक्ट और ब्लेम्स अदर सेक्ट्स आउट ऑफ एक्सेसिव डिवोशन टू हिज ओन सेक्ट विद द व्यू ऑफ ग्लोरीफाइंग हिज ओन सेक्ट ही रादर इंजर्स हिज ओन सेक्ट वेरी सीवियरली। यानी जो भी अपने रिलीजियस सेक्ट की तारीफ करता है और दूसरे सेक्ट को ब्लेम करता है अपने धर्म के प्रति एक्सेसिव डिवोशन के कारण और अपने धर्म को ग्लोरीफाई करने के कारण, वो खुद के ही धर्म का नुकसान पहुंचाता है। इस तरह की बात कौन से राजा लिखते हैं अपने इंस्क्रिप्शन में? तो ऑफ कोर्स इसका आंसर अशोका होगा। क्वेश्चन के सोर्स की बात करें तो क्लास 7th NCERT का चैप्टर 7 अशोका द एम्पेरर हु गेव अप वॉर। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिविल सर्विसेज 2022 में भी अशोक के अभिलेखों से सवाल आया और ये हर 1-2 सालों में पूछ लिया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप लोकेशन ध्यान रखें और इसके बाद इम्पॉर्टेंट जो मैसेज भी दिए गए अलग अलग अशोकन एडिक्ट्स में उन्हें भी ध्यान रखें। तो देखिए यहाँ पे बॉक्स में क्या बताया गया है, अशोकाज मैसेजेस टू हिज सब्जेक्ट, और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि हर किसी को दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए और जो भी अपने धर्म की बड़ाई करता है और दूसरे धर्म को क्रिटिसाइज करता है वो खुद के धर्म का ही नुकसान ज़्यादा करता है। तो जो लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते हैं वो साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन कीवर्ड से पूछा गया है, परमिताज के बारे में पूछा जा रहा है कि परमिताज शब्द का क्या अर्थ है। पहला कहा जा रहा है कि ये अर्लीस्ट धर्मसूत्र टेक्स्ट है जो कि अफोरिस्टिक यानी सूत्र स्टाइल में लिखा गया है। दूसरा कहा जा रहा है ये फिलोसॉफिकल स्कूल है जिसने वेदाज की अथॉरिटी को नहीं एक्सेप्ट किया। तीसरा कहा जा रहा है ये परफेक्शन है जिन्होंने बोधिसत्वा के पाथ में चलकर अटेनमेंट को प्राप्त कर लिया है। चौथा कहा जा रहा है ये पावरफुल मर्चेंट गिल्ड था अर्ली मेडिवल साउथ इंडिया का। तो अगेन उपिंदर सिंह वाली बुक में ही लास्ट में काफ़ी सारे कीवर्ड्स दिए गए हैं। इसी बुक के तहत आप देख सकते हैं परमिताज के बारे में बताया गया है कि वैसे परफेक्शन जिन्होंने अटेन कर लिया है लेड टू द बोधिसत्वा पाथ के थ्रू अटेनमेंट को प्राप्त किया है, और काफ़ी सारे और भी की टर्म्स हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फिर? ऑफ कोर्स यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्वा पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में जो रखमाबाई का केस है 1884 का, ये किन बातों को लेके रिवॉल्व अराउंड करता है? पहला कहा जा रहा है वुमेन का राइट एजुकेशन को गेन करने को लेके, दूसरा कहा जा रहा है एज ऑफ कंसेंट, और तीसरा है यहाँ पे रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स। और ऑप्शन है हमारे पास 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1, 2 and 3। इस क्वेश्चन का सोर्स आपको किसी भी नॉर्मल स्टैंडर्ड बुक में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो मेन केस है वो इस बात पर निकल कर के आ रहा है कि जो रखमाबाई है वो उस इंसान के साथ रहने से इनकार कर देती हैं जिनसे उनका विवाह होता है व्हेन शी वाज चाइल्ड, क्योंकि उस टाइम पे मैरिज के विषय में उन्हें मतलब कह सकते हैं आप कि वो चूँकि चाइल्ड थी उस टाइम पे, तो इस तरीके से उसकी सहमति नहीं थी। तो और इसके बाद देखिए यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट जो जजमेंट है वो क्या निकल कर के आता है, तो उस टाइम पे ऐसा कोई लॉ ब्रिटिश लॉ के तहत देखने को नहीं मिला, और इस तरीके से जो जजमेंट है ऑन द केस स्टेटेड दैट रखमाबाई हैड बीन वेड एज एन इनोसेंट चाइल्ड, हैड नो से इन द मैटर एंड नाउ कुडंट बी फोर्स्ड। यानी उस टाइम पे यानी बेसिकली जो रखमाबाई का क्लेम था कि चूंकि उस टाइम पे वो चाइल्ड है और इसलिए उनका कोई से नहीं था उस टाइम पे मैरिज में, इसलिए अब वो उन्हें फोर्स नहीं किया जा सकता। और इस तरीके से काफ़ी सारे बैकलेसेस भी देखने को मिले सोसाइटी के द्वारा, और फाइनली 1887 में रखमाबाई को ऑर्डर दिया गया कि या तो वो अपने हस्बैंड के साथ रहें या फिर जेल में 6 महीने के लिए स्पेंड करें, बट वो अपने डिसीजन को लेके फर्म थी। और यहाँ पे रखमाबाई ब्रेवली सेड दैट शी वुड रादर फेस मैक्सिमम पेनल्टी देन एक्सेप्ट द वर्डिक्ट गिवन। तो ये जो मैटर है ये वुमेन राइट टू गेन एजुकेशन को लेकर के संबंधित नहीं था, बल्कि एज ऑफ कंसेंट और रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स को लेकर के संबंधित था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा 2 and 3 ओनली। वैसे कंजुगल राइट्स का मतलब भी समझ लीजिए दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन और सहमति की आयु, ये 2 मैटर से संबंधित था जो रखमाबाई मुकदमा है 1884 का वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन एक इजी क्वेश्चन, तो मतलब इस तरीके से चल रहा है बहुत ज़्यादा टफ, फिर इजी टू मॉडरेट लेवल का, फिर अगेन काफ़ी टफ। तो इस तरीके से क्वेश्चन की सीरीज हिस्ट्री में देखने को मिल रही है। इंडिगो कल्टीवेशन जो इंडिया में वो 20th सेंचुरी के प्रारंभ में क्यों डिक्लाइन होने लगा?
ये आपको बताना है। पहला कहा जा रहा है जो पीजेंट का रेजिस्टेंस था ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स को लेके। दूसरा कहा जा रहा है कि ये अनप्रॉफिटेबल था वर्ल्ड मार्केट में क्योंकि न्यू इन्वेंशन हो गए थे। और तीसरा कहा जा रहा है जो नेशनल लीडर है अपोजिशन टू द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, यानी इंडिगो के कल्टीवेशन को लेकर के जो राष्ट्रीय लीडर है वो अपोज कर रहे थे, इस वजह से डिक्लाइन हो गया था इंडिगो कल्टीवेशन। चौथा कहा जा रहा है गवर्नमेंट का कंट्रोल प्लांटर्स पर। दोस्तों ये 8th क्लास की एनसीईआरटी में भी दिया गया है और स्पेक्ट्रम में भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एंड ऑफ 19th सेंचुरी में जो जर्मन सिंथेटिक डाई है उसने इंडिगो को रिप्लेस कर दिया। और जो यूरोपियन प्लांटर हैं क्योंकि वो हाई रेंट को डिमांड करते थे और इलीगल ड्यूज़ बहुत सारे देखने को मिलते थे फ्रॉम द पीजेंट्स, ताकि वो अपना फ़ायदा बढ़ा सकें। और इस तरीके से पीजेंट्स काफ़ी सारे अदर क्रॉप में शिफ्ट कर जाते हैं, राइट। और ये है बात 19th सेंचुरी के प्रारंभ की। तो मेन रीज़न तो यही था कि काफ़ी सारी डिस्कवरीज हो गई थी और वर्ल्ड मार्केट में डिमांड काफ़ी घट गई थी जो इंडिया में इंडिगो का उत्पादन हो रहा था उसे लेकर के, बिकॉज जो जर्मन सिंथेटिक डाई थी वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती थी और काफ़ी बेहतर कलर देखने को मिलता था और इस वजह से जो डिमांड है वो काफ़ी घट गई। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, क्योंकि ये अनप्रॉफिटेबल हो गया था वर्ल्ड मार्केट में। काफ़ी सारे न्यू इन्वेंशन जैसे जर्मन डाई और भी काफ़ी सारी चीज़ें, तो ये ऑलरेडी हमने कवर किया है 8th क्लास के एनसीईआरटी में। पूरा प्रोसेस हमने इस पर बात की है। स्पिनिंग जेनी और बाकी चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे भी हमने कवर किया है। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता में, क्यों? पहला कहा जा रहा है कि ही वॉज आस्क्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट लंदन टू डू सो, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ऐसा करने को कहा गया इसलिए। दूसरा कहा जा रहा है कि ये इंटरेस्ट को रिवाइव करना चाहते थे ओरिएंटल लर्निंग को लेके। ओरिएंटल मतलब ईस्ट की लर्निंग को लेकर के, ना कि वेस्टर्न लर्निंग को। तीसरा कहा जा रहा है कि वो चाहते थे कि विलियम केरे, ही वांटेड टू प्रोवाइड विलियम केरे एंड हिज एसोसिएट्स विथ एम्प्लॉयमेंट। विलियम केरे को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए इस कॉलेज की स्थापना की जा रही थी। चौथा कहा जा रहा है कि ये ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, यानी ब्रिटिश सिविलियन को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए ट्रेन करना। दोस्तों सिविल सर्विसेज 2018 में ही, यानी 2 साल पहले ही 2020 वाले पेपर से 2 साल पहले ही क्वेश्चन पूछा गया था फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में कि उसके संस्थापक कौन थे, और मैच द कॉलम के रूप में पूछा गया था। मतलब 3 स्टेटमेंट थे और उनका पेयर दिया हुआ था और उसके बेसिस पे आंसर करना था। तो वो सभी क्वेश्चन हमने अपनी PYQ सीरीज़ में कवर किया है। देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं 1800 में वेलेस्ली जो कि गवर्नर जनरल है वो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करते हैं क्योंकि जो न्यू रिक्रूट्स होते हैं उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। और 1806 में जो वेलेस्ली का कॉलेज है ये डिसअप्रूव कर दिया जाता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, ना कि ईस्ट इंडिया कॉलेज के द्वारा, और सेट कर दिया जाता है हैलीबर्ग इन इंग्लैंड टू इम्पार्ट 2 ईयर ट्रेनिंग। तो बेसिकली ये जो वेलेस्ली कॉलेज है इसे डिसअप्रूव कर दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। उन्हें लगा कि ये सफिशिएंट नहीं होगा और इस तरीके से यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो हैलीबरी इंग्लैंड में शिफ्ट कर दी गई। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑफ कोर्स ये नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा करने को कहा गया ये नहीं, ओरिएंटल लर्निंग ऐसी कोई बात नहीं है, विलियम केरे एम्प्लॉयमेंट ये भी नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। वो ट्रेन करना चाहते थे ब्रिटिश सिविलियन को ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए वो बिल्कुल ट्रेंड हो जाए। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है हिस्ट्री के संदर्भ में कि उलगुलान या फिर ग्रेट ट्यूमुल्ट ये किस घटना से संबंध रखता है? 1857 के रिवोल्ट से, मैपिला रेबेलियन से, इंडिगो रिवोल्ट से, या बिरसा मुंडा के 1899 के रिवोल्ट से? तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि ये स्पेक्ट्रम में ना कवर्ड हो। और मुंडा रेबेलियन के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्राइबल रेबेलियन से पहले भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चाहे वो मुंडा रेबेलियन हो चाहे वो संथाल रेबेलियन हो, इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी आपको प्रिपेयर्ड रहना है। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए 1899 से लेकर 1900 में जो मुंडाज है इन द रीजन ऑफ साउथ ऑफ रांची यानी झारखंड की राजधानी है रांची, और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यहाँ से मुंडा रेबेलियन देखने को मिलता है। और जो उलगुलान है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सिग्निफिकेंट ट्राइबल अपराइजिंग को कहा जाता है 1860 से लेकर 1920 के बीच। और ये जो रेबेलियन है ये रिलीजियस मूवमेंट के रूप में शुरू होता है और पॉलिटिकल फोर्स गैदर करता है, और फिर ये धीरे धीरे फ्यूडल जमींदारी टेन्योर्स और जो मनी लेंडर के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था इन चीज़ों के खिलाफ हो जाता है। और मुंडाज क्लेम करते हैं छोटा नागपुर को अपना एरिया 1879 में। और इस तरीके से वैसे ये क्वेश्चन देखिए जो उलगुलान वाला क्वेश्चन है ये और भी बहुत बार पूछा गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये CAPF 2015 का है।
तो यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा गया था, मैच करने को कहा गया था। एक साइड में मूवमेंट है और दूसरे साइड में मास बेस यानी या फिर फॉलोइंग है। बारदोली सत्याग्रह, तिभागा मूवमेंट, सत्यशोधक समाज या उलगुलान। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि उलगुलान के बारे में कहा गया, जो कि ऑफकोर्स मुंडाज के साथ मैच होगा। इसलिए ऑप्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं बाकी एग्जाम्स के भी। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अगर आप सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा होगा कि CDS, CAPF और भी जो एग्ज़ाम्स जो UPSC के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप अच्छे से कवर कर लें, उसके बाद मॉक्स में शिफ्ट करें, तभी ज़्यादा फायदा, ज़्यादा आउटपुट निकल करके आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, बिरसा मुंडाज रिवोल्ट ऑफ 1899 से लेकर 1900। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आई थिंक ये हमारा हिस्ट्री सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे स्कॉलर्स या लिटरेचर्स के बारे में पूछा गया है। पहला कहा जा रहा है पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित थे। दूसरा कहा जा रहा है अमर सिम्हा हर्षवर्धन से संबंध रखते थे। तीसरा कहा जा रहा है कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड से एसोसिएटेड थे। आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो ये जो ओल्ड NCERT आती है RS शर्मा की एंशिएंट के लिए, चैप्टर का नाम है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द गुप्ता एम्पायर, पेज 137 में। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, मैंने आपको बताया है एंशिएंट हिस्ट्री में हर साल 3 से 4 क्वेश्चन तो एटलीस्ट जो पूछे जाते हैं वो इस बुक में इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली कवर्ड होते हैं सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बताया गया है और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। यहीं पे देखिए चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बताया गया है कि ये विक्रमादित्य का टाइटल अडॉप्ट करते हैं, जो कि फर्स्ट यूज़ किया गया उज्जैन रूलर के द्वारा 58 BC में, जब वो सकज पर विजय प्राप्त करते हैं। और चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में बहुत सारे न्यूमरस स्कॉलर होते हैं, जिनमें कालिदास और अमर सिम्हा इंक्लूडेड होते हैं। और इसी तरीके से इन्हीं के टाइम पे, जो चंद्रगुप्त के टाइम पे ही चाइनीज़ यात्री फाहियान का नाम आप सबने ज़रूर सुना होगा, ये इंडिया को विजिट करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे फाहियान इंडिया विजिट करते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि हर्षवर्धन के टाइम पे कौन से चाइनीज़ पिलग्रिम विजिट करते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पे चाइनीज़ पिलग्रिम का नाम पूछ के किंग का नाम पूछना चाह रहा था, बट कोई नहीं, यहाँ पे मैंने किंग का नाम बता दिया। आपको बताना है कि कौन से चाइनीज़ पिलग्रिम विजिट करते हैं हर्षवर्धन के टाइम पे। तो यहाँ पे हमने देखा कि कालिदास और अमर सिम्हा जो हैं वो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में उपस्थित होते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि अमर सिम्हा हर्षवर्धन के दरबार में नहीं बल्कि चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में उपस्थित होते हैं। तो सेकंड तो गलत है। आंसर से अगर हम सेकंड को एलिमिनेट करें तो हमारे सारे ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाते हैं, केवल एक करेक्ट आंसर बचता है 3 ओनली। इसका मतलब पहला भी गलत है। तो पहले में कहा जा रहा था कि पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। देखिए ये बात गलत है, दोनों का टाइम पीरियड काफ़ी अलग है। अगर आप पाणिनि का टाइम पीरियड देखें तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी है। तो एंशिएंट बुक्स की जब बात आई है तो मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी अगर आप हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में एंशिएंट बुक्स को कवर किया है इन क्वेश्चंस के साथ, तो वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो दोनों का टाइम पीरियड अलग है, इसलिए फर्स्ट गलत है। और अगर आप सेकंड को एलिमिनेट करते हैं, एक्चुअली ये क्वेश्चन ही फ्रेम किया गया था इस तरीके से कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न हैं उनके विषय में आपको जानकारी है या नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर इसके विषय में पढ़िए। तो सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों के नाम आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान होने चाहिए। अमर सिम्हा है, धन्वंतरी जो कि फिजिशियन थे। हरिसेन है, हरिसेन के विषय में आपने सुना होगा, समुद्रगुप्त के दरबार से भी जुड़े हुए थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रयाग प्रशस्ति इन्होंने लिखी है। उसके बाद कालिदास हैं, कहापणक हैं, शंकु हैं, वराहमिहिर है। वराहमिहिर काफ़ी फेमस एस्ट्रोनॉमिस्ट, और इसी तरीके से वरुरुचि हैं, फिर वेताल भट्ट है। तो ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनके बुक्स लिखे गए हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, हमने हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बाकी सेक्शंस को, ज्योग्राफी को, और जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे बचे हुए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने राय था विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।